5 अगस्त 2026 के एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो पहला जो आर्टिकल है वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 के तहत मिला हुआ था उसको रिवोक किया गया था, तो उसके 7 साल कंप्लीट हो गए, तो उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आर्टिकल में जो डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग जो वुमन लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उससे रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में जो अमृत मिशन है, तो उसमें देखा गया है कि जो ओनली जो 30% अर्बन हाउस होल्ड हैं उनके यहीं सीवरेज कनेक्शन पहुंचा है, तो उसके रिगार्डिंग डेटा प्रेजेंट है। इसके बाद जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उसमें लोग गरीब हैं, तो उसके क्या क्या रीजंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें जो जैन जी लेड प्रोटेस्ट हैं वो अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट देखे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं देखा गया, तो ऐसा क्यों है तो उसका एनालिसिस देखेंगे। और लास्ट में हम जो एमपी में टाइगर कॉरिडोर के से जो एक पावर प्रोजेक्ट है उसको नोड मिल गई है, तो उसके रिगार्डिंग क्या कंसर्न्स थे उसको देखेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो अगस्त 5 है उसको लगभग 2019 में आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा था जम्मू कश्मीर का उसको रिवोक कर दिया गया था। अगस्त 9 से लगभग 7 साल हो जाएंगे जब जो स्टेटहुड लॉस्ट कर दिया था जम्मू कश्मीर ने, और इन दोनों ही एक्शन के बाद बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन्स देखे गए हैं, मास डिटेंशन देखा गया है, और जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो भी देखे गए हैं। तो देखो फर्दर आर्टिकल में एक क्रिटिकल व्यू प्रेजेंट किया गया है कि बोला गया था कि वॉयलेंस फ्री रीजन क्रिएट किया जाएगा, लेकिन इतने सालों में देखा गया इसके बाद भी वॉयलेंस के काफ़ी इंसिडेंट्स देखे गए हैं। जैसे पहलगाम अटैक हुआ अप्रैल में, ऐसे ही दिल्ली नौ रेड फोर्ट अटैक हुआ, और जो पुंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी अनरेस्ट देखा जा रहा है। इवन जो इकोनॉमिक सर्वे है जे एंड के का 2025-26, तो उसने बताया कि जो पर कैपिटा इनकम रिलेटिव टू नेशनल इनकम है वो 2013-14 में 80% के आसपास थी, वो अभी 76-77% है। और जो ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेट भी अभी 24% के आसपास है। तो ये बोल सकते हैं जो आर्टिकल 370 का रिमूवल था वो एक तरीके से मतलब हॉलो प्रूव हुआ है। और ये भी है कि जो 1956 के बाद जम्मू कश्मीर पहला स्टेट था जहां स्टेटहुड को रिमूव किया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो इंसिडेंट है वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोगों को बार बार बुलाते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उस हिसाब से भी जो एक पीसफुल पब्लिक रिस्पॉन्स की बात करी वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हुआ है। और 2019 तक अभी कंट्री में ये हाईएस्ट इंटरनेट शटडाउन भी देखे गए हैं। और इसके बाद अगर हम इसके पॉलिटिकल डायमेंशन देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि भाई 6 महीने से ज़्यादा आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा के रख सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो डायरेक्ट रूल है प्रेसिडेंट रूल है वो 7 साल से ज़्यादा हो गए हैं विदाउट जुडिशियल इंटरवेंशन के, अभी भी कंटिन्यूड है। मोस्ट ऑफ द पावर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एक अपॉइंटी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, उसी के हाथ में मोस्टली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिस हो गया, प्रोसिक्यूटर्स हो गया, उसके रिगार्डिंग पावर। इवन जो टेलीकम्युनिकेशन इमरजेंसी पावर है वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पोस्ट 2024 पोल, उसके पास अभी एक्चुअल में काफ़ी कम रियल पावर है, तो वो दिखा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी है उसको भी अंडरमाइन किया जा रहा है। देखो इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर है उसमें फर्स्ट जो अगली फर्स्ट है उसकी काफ़ी हिस्ट्री देखी गई है कि जैसे ये पहला स्टेट था जहाँ पे हम जो वाइड यूज ऑफ पैलेट गन है वो देखते हैं 2016 में, ऐसे ही पहला स्टेट था जो स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को लॉस्ट करता है 2019 में, और पहला स्टेट था जिसने जो कम्युनल डिलिमिटेशन है वो देखा। साथ ही एक काउंटर ट्रेंड भी देखा गया है कि ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या बना, प्लूरलिस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो अलायंस है वो 2024 में बनी थी, तो वो एक काउंटर ट्रेंड बोल सकते हैं। साथ ही जो 7 साल हो गए हैं अभी, तो जो एक तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से जे एंड के सफ़र कर रहा है, ऐसा ऑथर का मानना है। तो ऐसे में जो एलजी का डायरेक्ट रूल है उसने बोला तो ये था कि भाई वॉयलेंस और जो प्लूरलिस्ट मैंडेट है और उसको लेके आएंगे, वॉयलेंस को कम करेंगे,
लेकिन अभी क्या है कि जहाँ स्टेटहुड को रिस्टोर करना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन भी है, साथ ही जो अकाउंटेबिलिटी और लास्टिंग पीस के लिए भी एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आर्टिकल है वो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के रिगार्डिंग है कि इसमें बोला गया है कि जो क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डोमेस्टिक क्रुएलिटी, जो सेक्शन 85 वो BNS है उसके तहत आता है। तो अर्लियर ये ओनली मैरिड वुमन को अप्लाइड था, लेकिन अभी इसको जो लिव इन रिलेशनशिप में जो वुमन रह रही हैं उनको भी इसके तहत प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि इंटेंट टू मैरी, तो इसलिए ये इस लॉ को एक्सटेंड किया गया। तो देखो सेक्शन 498A, तो इसमें हस्बैंड वर्ड को ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था और केवल इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उसमें वैलिड मैरिज को इंक्लूड किया जाता था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक्सटेंड किया कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज है जैसे बाइगेमी केस है तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। साथ ही रिसेंटली एक केस देखा गया कि जहां जो प्रोसिक्यूटर था उसने बोला कि वो उसकी जो मैरिज थी कंप्लेंट के साथ ऑलरेडी इनवैलिड है, तो उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया और उसके बाद फर्दर अपील सुप्रीम कोर्ट में गई। तो अब ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि भाई एक पर्पजिव इंटरप्रिटेशन इसको अडॉप्ट किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैरिज होगी या कंटिन्यू है तभी मतलब ऐसे केस लिए जाएंगे। अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है या कि मैरिज हो सकती है या आप उस इंटेंशन से साथ रह रहे हो तो भी उसको उसके ऊपर जो लॉ है वो वैलिड रहेगा। तो देखो अर्लियर एक आर्ग्यूमेंट रखा गया था कि भाई ऑलरेडी जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, तो DV एक्ट है वो ऑलरेडी इस संबंध में लागू है, तो ऐसे में ये सफाइस होना चाहिए। लेकिन जो DV एक्ट है वो क्या है, सिविल नेचर का है, जबकि सेक्शन 498A ये क्या है, क्रिमिनल नेचर है इसका। तो एक जो क्रिमिनल नेचर है उसके लिए भी एक्सटेंड किया है अभी। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो कॉन्सेप्ट था कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज उसको अडॉप्ट किया है, और उसमें एक और वर्ड यूज किया है कि भाई इंटेंट टू मैरी ये भी होना चाहिए, जो इसको जो एक जनरल लिव इन रिलेशनशिप है उससे सेग्रीगेट करता है। तो इसमें जो इंटेंट टू मैरी के अलावा क्या फीचर इंक्लूड है कि भाई आप जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो पूल कर रहे हो, डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स को शेयर कर रहे हो, एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में रह रहे हो, और आप एक तरीके से जो स्पाउस की टाइप ऑफ रिलेशन शेयर कर रहे हो। तो देखो इसमें क्या हुआ है कि अभी जो रिसेंट जो क्रिमिनल लॉ प्रोटेक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया है, जो भी ब्रॉडर कैटेगरी यानी लिव इन रिलेशनशिप को इंक्लूड करने के लिए। तो एक तरीके से जो कंटेम्प्रेरी सोशल रियलिटीज़ है उसको अडॉप्ट किया जा रहा है बाई लॉ। साथ ही जो इंटेंट टू मैरी है इसको प्रूव करने का बर्डन जो वुमन प्रोटेक्शन सीख करेगी उसके ऊपर है, तो अभी उसके लिए कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स नहीं ले डाउन किए गए हैं। इसका मतलब फर्दर एक रूम है जिसमें फ्यूचर लिटिगेशन में ये क्लियरिफाई किया जाएगा। तो बिल्कुल ये रूलिंग सिग्निफिकेंट है कि इसने जो इंटेंट टू मैरी जैसी इंटरप्रिटेशन दी है और लिव इन रिलेशनशिप के लिए जो क्रूअल डोमेस्टिक क्रूअल्टी लॉ है उसको एक्सटेंड किया है, लेकिन अभी भी फर्दर जो इंटरप्रेटिव वर्क है उसके रिगार्डिंग कंसिड्रेशन के लिए ज़्यादा लीव है, अभी मतलब स्पेस है, रूम है जिसमें और कोर्ट के वर्डिक्ट आ सकते हैं। देखो रिसेंटली एक डेटा रखा गया है कि जो अमृत मिशन है उसके अंदर ओनली 30% जो अर्बन हाउस होल्ड्स हैं उनके घरों में सीवेज कनेक्शन लगे, और जो बाकी घरों में उनमें अभी नहीं लग पाए हैं। तो एक रिसेंटली डेटा पुट किया गया कि 11 करोड़ जो अर्बन हाउस होल्ड है उनमें से ओनली 3.5 करोड़ के पास ही क्या है, सीवेज कनेक्शन है। और इवन जो 2.84 करोड़ जो लोग हैं वो तो सेप्टेज सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं। साथ ही जो इंटर स्टेट वेरिएशन भी इसमें देखे गए हैं। 59,000 किलोमीटर का सीवेज नेटवर्क को अप्रूव किया गया था, जिसमें से ओनली 27,000 किलोमीटर इतना ही अभी ले डाउन किया गया है, जो लेस देन हाफ है। साथ ही अमृत 2.0 उसमें क्या किए गए थे, जितने प्रोजेक्ट अप्रूव किए गए थे उनमें से 17% 18% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं और 67% अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। तो दिखा रहा है अभी इसकी प्रोग्रेस काफ़ी कम है। तो इवन अगर फंड्स की बात करें तो 66,000 करोड़ का टोटल फंड अप्रूव हुआ था, उसमें से 22,000 करोड़ ही अभी तक इम्प्लीमेंट किए गए हैं। तो ये एक तरीके से दिखा रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो एग्जीक्यूशन है उसमें अभी भी काफ़ी गैप है,
और जो अमृत 2.0 है, तो ऐसे में उसकी जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड करके अब मार्च 31 2027 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि जो मिनरल रिच स्टेट्स हैं उसमें लोग जनरली पुअर हैं। तो ये देखो, झारखंड में लगभग 40% जो इंडिया का मिनरल वेल्थ है वो कंटेन करता है झारखंड। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जैसे जो कम्युनिटीज़ कोल, आयरन और या बॉक्साइट रिजर्व के आसपास रह रही हैं, वो पुअर हेल्थ केयर, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीज और जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ है वो फेस कर रही हैं कि उनके रिगार्डिंग उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। अब देखो, इसके रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट DMFT सेटअप किए गए थे 2015 में। लेकिन मोस्टली इसका इंटेंट क्या था कि जो भी माइनिंग रिवेन्यू होगा उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। लेकिन इसमें जो प्रॉमिस किए गए थे वो अभी तक अनफुलफिल्ड है। इवन हम देखें जो वेस्ट सिंगभूम है उसका सारंदा बेल्ट है, वहाँ पे 3700 करोड़ जो DMFT उसमें एक्यूमुलेट हो गए 2016 से 26 से पीरियड में। लेकिन अभी भी कोई विजिबल इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। और जो लोकल मार्केट है वो डिक्लाइन कर रहे हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल विजिबल है। साथ ही जो DMFT है उसमें ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग मैंडेट है कि एनुअल रिपोर्ट्स लाई जाएंगी, बजट्स के बारे में बताओ, बेनिफिशियरी डिटेल्स के बारे में बताओ। लेकिन ये मोस्टली क्या है, रूटीनली प्रेजेंट नहीं किया जाता। साथ ही जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर डेटा या तो इनएक्सेसिबल रहता है या फिर आउटडेटेड रहता है। इसी के साथ ऑथर ने फर्दर जो कंपैरिजन प्रेजेंट किया है उड़ीसा और झारखंड का, कि जो नियबरिंग उड़ीसा है वहाँ पे आइडेंटिकल जियोलॉजी है। डिस्पाइट वहाँ पर क्या है कि माइनिंग लीज का ऑक्शन टाइमली किया जा रहा है। तो 45 ब्लॉक्स का ऑक्शन किया गया है 2019 से 20 में, जबकि झारखंड में ओनली 3 ऐसी जो माइनिंग लीज है उनका ऑक्शन किया गया। जबकि झारखंड क्या है, ज़्यादा मिनरल रिच स्टेट है। उड़ीसा का जो आयरन और आउटपुट है वो कितना देखा गया है, 120 से लेके 180 मिलियन टन के आसपास 2018 से लेके 2024 वाले पीरियड में। जबकि झारखंड का लगभग 23 मिलियन टन है। अगर हम देखें कि भाई 2025-26 में उड़ीसा ने 46,000 करोड़ इतना माइनिंग रिवेन्यू से कमाया है, जबकि झारखंड में क्या है 22,000 करोड़ इतना ही कमा पाया है। जबकि उड़ीसा में जो माइनिंग रिसोर्सेज है वो झारखंड के हाफ हैं। तो ऐसे में क्या बोल सकते हैं कि भाई डिलेड ऑक्शन देखे जाते हैं। तो डिलेड ऑक्शन से प्रोडक्शन कम होगा, तो प्रोडक्शन कम होगा तो लो रॉयल्टीज आएंगी और उससे जो DMFT कंट्रीब्यूशन है वो भी कम होगा। तो इससे जो एक पूरा क्या हो गया, रिसोर्स स्कार्सिटी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और जो पूरा गवर्नेंस का साइकिल है वो भी इम्पेक्ट करता है। साथ में बोल रहे हैं कि DMFT के रिगार्डिंग जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। तो झारखंड में एक पैराडॉक्सियल नेचर देखा गया है कि भाई मिनरल वेल्थ और जो पॉवर्टी है वो क्या है कि गवर्नेंस प्रॉब्लम का ही रिजल्ट है, क्योंकि रिसोर्स तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इशू क्या है कि भाई टाइमली ऑक्शंस नहीं किए जाते, DMFT में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी जा रही, और री इन्वेस्टमेंट है वो भी जेन्युइनली हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग भी कंसर्न है। जबकि उड़ीसा में इसके अपोजिट ज़्यादा बेटर कंडीशंस हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो जेनजी मूवमेंट के रिगार्डिंग है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ में तो बोला जा रहा है कि जो जेनजी लेड मूवमेंट है वो उनकी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस देखे गए हैं, जैसे बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में। लेकिन जो पाकिस्तान में भी देखा जाए तो वहाँ पे सिमिलर डेमोग्राफिक कंडीशन है और इवन जो इकोनॉमिक एंजाइटी है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन स्टिल फिर भी कंट्री में कुछ मेजर चेंजेस नहीं देखे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो आर्मी का डोमिनेंस है वो काफ़ी हैवी है। तो देखो, रिसेंटली जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में, मोहसिन नकवी, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं कोलेप्स स्टेट में है। वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरहोल है वो देखा जा रहा है। साथ ही बहुत सारी जो प्रोविंसेस हैं उसमें भी मतलब ब्रेकिंग अप देखा जा रहा है। आर्मी की सेंट्रलाइज्ड जो टेंडेंसीज हैं अंडर आसिफ मुनीर, उसकी वजह से भी गवर्नेंस प्रेशर में है। पिछले जो मिलिट्री कूप्स हुए थे जैसे अयूब खान के अंडर और मुशर्रफ के अंडर, तो उनमें क्या है, उनसे अपोजिट अभी जो आसिफ मुनीर हैं वो क्या कर रहे हैं, आर्मी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो ये एक तरीके से नोटेबल इवोल्यूशन की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं।
अर्लियर मोस्टली ये देखा जा रहा था कि जो सिविलियन पार्टीज़ हैं वो जो आर्मी है उसको शॉर्ट टर्म गेन के लिए यूज़ करती रही हैं। इवन 2006 में ये देखा गया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लाया गया, लेकिन वो भी उतना सक्सेसफुल हो नहीं पाया। और देखो एक और ये रीज़न है कि भाई यूएस बहुत बार क्या करता है, अंडर डोनाल्ड ट्रंप मुनीर को प्रेज करता रहता है। तो ऐसे में भी आर्मी का कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई वो कुछ अच्छा कर रहे हैं और आसिम मुनीर को एज ए स्ट्रेटजिक जीनियस प्रोजेक्ट कर रहे हैं रेदर देन क्रिटिसिज्म। और इवन जो आर्मी है वो अपने एक्सपेंडिंग रोल है उसको इस बात से जस्टिफाई करता है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो करप्ट है और इनकॉम्पिटेंट है। तो ऐसे में आर्मी का टेक ओवर सही है। लेकिन ओवरऑल हम देखें तो पिछले 3 दशक में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं श्रिंक ही हुई है। तो ऐसे में देखा जाए तो भाई डिस्पाइट यूएस के साथ, चाइना के साथ, गल्फ स्टेट्स हैं इनके साथ पाकिस्तान की नज़दीकियाँ बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी बेटर आउटकम्स नहीं दिखे हैं। और जो बड़ा रीज़न जिसकी वजह से नेशन वाइड जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं हो पाते हैं, इसका रीज़न है कि एक तो रिलीजियस नेशनलिज्म देखा जाता है, स्टेट कंट्रोल एक्सपांड कर रहा है, और उसके बाद अलावा जो एक तरीके से आर्मी का कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं यूथ जो फ्रस्ट्रेशन है उसको एक मोमेंट में कन्वर्ट करने से पहले ही सप्रेस कर देता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में एक तो मिलिट्री डोमिनेंस है, दूसरा जो सिविलियन पॉलिटिशियंस है वो बार बार अपने जो फैक्शनल गेन्स हैं उनके लिए आर्मी को इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि साउथ एशिया के जो बाकी डेमोक्रेटिक नेशंस हैं उनसे पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है। और यहाँ फर्दर जो भी कलेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए अगर पार्टीज इकट्ठी नहीं होती हैं तब तक ये ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखा जा सकेगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एमपी में पावर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्लियरेंस है। उसके रिगार्डिंग है कि एमपी के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने काफ़ी रेजिस्टेंस दिखाया है, लेकिन स्टिल जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनबीडब्ल्यूएल है उन्होंने क्लियरेंस दे दी है जो पन्नारी पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इन पन्ना रानीपुर टाइगर कॉरिडोर में। तो ये लगभग 1.8 गीगावाट का प्रोजेक्ट है और 400 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट लैंड है उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। साथ ही ये काफ़ी सारे जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका एरिया कवर करता है और एक की टाइगर कॉरिडोर है। तो देखो इसमें क्या देखा जा रहा है कि भाई टाइगर, लेपर्ड, बियर्स ये क्या करते हैं, मतलब इस जो कॉरिडोर के थ्रू मूवमेंट करते थे। लेकिन और ये कॉरिडोर है वो सतना और पन्ना डिस्ट्रिक्ट है और रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी उसको कनेक्ट करता था। साथ ही ऑलरेडी इस एरिया में हम देख रहे हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और अब तो देखा जाएगा कि अगर ये और हो जाता है तो जो वाइल्ड लाइफ के लिए ज़्यादा कोई अल्टरनेटिव रूट बचेंगे नहीं। हालांकि जो क्लियरेंस है उसमें बोला गया है कि भाई जो टाइगर कॉरिडोर है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाए। साथ ही एक 30 मीटर का वाइड जो 30 मीटर वाइड वाइल्ड लाइफ ओवरपास बनाया जाए, किसके ऊपर, जो बागेन रिवर है उसके ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इवन जो WII के डायरेक्टर है उन्होंने भी एक्नोलेज किया है कि ये क्या करेगा, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालेगा जो वाइल्ड हैबिटेट कनेक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग। लेकिन हम इसको साइंटिफिकली अगर मिटिगेशन मेजर्स को यूज़ करें तो इम्पैक्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ ही एक स्ट्रेन दिखा रहा है जिसमें जो क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इंडिया का पुश है और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन है, तो उसमें एक इनहेरेंट बाय कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो देखो ये टेंशन तो विजिबल है। तो ऐसे में जो भी अब प्रोजेक्ट हो मतलब पास हो गया उसके रिगार्डिंग अप्रूवल आ गए हैं, तो जो इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है मिटिगेशन मेजर्स उस पर इस प्रोजेक्ट की सक्सेस डिपेंड करेगी, रेदर देन कि हम जो सेंसिटिव कॉरिडोर्स हैं उनको अवॉइड ही कर दें, क्योंकि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे भी पुश करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये क्या दिखा रहा है, एक जो डायलेमा है एनवायरनमेंट वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो आज के आर्टिकल में इतना ही। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।